एवरीवन। एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? जय श्री राम। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। बस फटाफट से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या, फिर क्लास शुरू करते हैं। तो हम कल पढ़ रहे थे, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस खत्म कर लिया था। हमने कल यहाँ से स्टार्ट किया था, पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट किया था, है ना। इसका स्ट्रक्चर आप नोट कर चुके थे। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपने नोट कर लिया था, ठीक है। ये पूरा हम इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ये सब कुछ आप कर चुके थे, राइट। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। डिड नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो डिड को स्टार्टिंग में ले आएंगे। WH फैमिली वर्ड से स्टार्टिंग है तो पहले वो वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये सब चीजें हमने कल पढ़ ली थी, मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को हमने कल पढ़ लिया था। और इसके साथ साथ हमने पढ़ लिया था आवाज ठीक है ना? क्या हो रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है? क्या हुआ, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हाँ, आज दो क्लासेस है आप लोगों की, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था ना कि जो आप लोगों का कोर्स छूटा है, मतलब कि जो ब्रेक हमारा आया है बीच में, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, उसके लिए मैं हूँ। तो आप लोगों का जो बीच में ब्रेक आया है उससे ज़्यादा टेंशन मुझे है। तो मैंने आपको बोला था कि जब जब टाइम मिलेगा आप लोगों की दो क्लासेस लगा के उस सबको बैलेंस कर देंगे। जो 15 दिन का बीच में ऑफ रहा है उनको बैलेंस कर लेंगे दो क्लासेस लगा के। तो आप ये समझिए कि आपकी डबल क्लास जो लगी है वो जो जब पहले छुट्टी हुई थी उसकी भरपाई है, ठीक है। तो चलिए, बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब जस्ट 6-7 महीने का टाइम हमारा सिलेबस कंप्लीट करने का होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। उसी ड्यूरेशन में आपका सिलेबस तरीके से कंप्लीट होगा, हो जाएंगी सब चीज़ें। तो इसलिए दो क्लास लगा रखी है। साउंड स्लो है, अरे यार एक सेकंड रुकेगा। हेलो हेलो हेलो, एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है क्या? अब ठीक है? अब वॉइस ठीक है? साउंड ठीक है अभी? तो फिर मुझे इसको पकड़ के बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है ना अभी कि जो माइक मैं चाहती हूँ, मतलब जो माइक मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जो यहाँ पे हेड पे लगता है, वो माइक अभी अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में है ही नहीं वो भी। तो इसीलिए हमें इससे काम चलाना पड़ रहा है फिलहाल। वो 3-4 दिन मुझे लगता है अभी भी लग जाएंगे, 3-4 दिन के अंदर वो माइक आ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वो हेड पे लगता है, उसमें बहुत अच्छी वॉइस आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे फिर अभी ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, ऐसे मैनेज करते हैं, कोई बात नहीं। आप बताओ अब ठीक है वॉइस? अगर मैं ऐसे करके पढ़ा रही हूँ तब वॉइस ठीक है? अपने फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। और अगर आपके पास हेडफोन्स या ईयरफोन्स वगैरह हैं तो कुछ वो लगा लीजिए, एडजस्ट हो सकता है। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और वर्ब में आईएनजी, सब कुछ कल पढ़ चुके थे। नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, और अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आएंगे। WH फैमिली वर्ड से स्टार्टिंग है तो पहले वो वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी तो लगाना ही लगाना है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ कल कर लिया था, आपने दोनों के स्ट्रक्चर्स को नोट भी कर लिया था, ठीक है। क्लियर है?
चलो चलो ऐसे पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट मुझे भी करनी पड़ेगी आपके साथ साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक माइक नहीं आता है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बाकी कोशिश करते हैं जल्दी मंगवाने की। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है। अब हमने दो स्ट्रक्चर्स पढ़े, दो टेंस एक साथ उठा रहे हैं ना हम। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसी तरीके से अब हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस उठाया, तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। फिर आगे के दो टेंस पे बढ़ेंगे, दो टेंस उठाएंगे एक साथ, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 1, इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट टेंस। अगर कोई सेंटेंस, पहले यहाँ पे समझने पे ध्यान लगाएंगे, अभी कॉपी नहीं करेगा कोई भी, कॉपी करने का टाइम में दूंगी, आप यहाँ पे समझने पे ध्यान लगाइए, ठीक है। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट विद पास्ट टेंस, अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है, अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट ओनली, तो वो आगे भी पास्ट में ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है तो वो आगे भी पास्ट में ही जाना चाहिए, ठीक है, आगे भी पास्ट में ही होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, ही सेड दैट ही विल कोकर मी। अब देखो सेड, सेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट है, पास्ट से स्टार्ट है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम पास्ट में ही तो लगाते हैं, तो सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट है तो आगे भी वो पास्ट में ही जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम माइक आप नीचे लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ईयरफोन्स लगा लिए हैं। मैं एक बार आपको लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है, मैं लगा के दिखा देती हूँ। अगर वॉइस स्लो हुई, फिर भी नहीं समझ आया तो बता देना, मैं फिर पकड़ लूँगी, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको लगा लेती हूँ, अगर अभी भी वॉइस में कोई प्रॉब्लम आई तो बता देना, ठीक है। अब बता देना, अगर वॉइस में प्रॉब्लम आती है तो बता देना, फिर मैं पकड़ लूँगी। चलिए, तो ही सेड दैट ही विल कोकर मी, ही सेड दैट ही विल कोकर मी। तो यहाँ पे देखिए पास्ट से शुरुआत है तो आगे भी पास्ट में ही जाना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, शेल की पास्ट फॉर्म होती है शुड, कैन की कुड, मे की माइट, ये इनकी पास्ट फॉर्म्स हैं। तो मुझे यहाँ पे आगे भी पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, इसलिए विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू है तो वो आगे भी पास्ट में ही जाएगा, ठीक है। कोकर का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है, प्रेज करना। अब यहाँ पे देखिए, शी सेड दैट लिख लीजिए, अगर लिखना चाहो तो। कोकर का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख लेना, प्रेज, तारीफ करना, क्लियर। शी सेड दैट, पास्ट से शुरुआत है, ठीक है, तो आगे भी पास्ट में ही जाएगा। दैट शी मे नोट ओगल एट हर सन। अब यहाँ पे देखो मे लिखा हुआ है, मे तो प्रेजेंट में यूज करते हैं, तो मुझे मे की पास्ट फॉर्म चाहिएगी, तो मैं मे की यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज करूंगी, माइट का। मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट। तो सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू है तो आगे भी पास्ट में जाना चाहिए। शी सेड दैट शी माइट नोट ओगल एट हर सन। ओगल का मतलब क्या होता है, घूरना, ठीक है। ओगल का मतलब क्या होता है, वो घूरना, ठीक है। वॉइस क्लियर है भैया, ठीक है, वॉइस ठीक है। हो सकता है कि मैंने पहले यहाँ की जगह यहाँ लगाया हुआ था, तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा हो रहा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, मैं उसको पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दे सेड दैट दे शेल नोट टॉको टू देयर सन्स। सेड आ रहा है, इसका मतलब पास्ट से शुरू है, आगे भी पास्ट में ही जाएगा, तो शेल की पास्ट फॉर्म लिखो। शेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, शुड। कोई सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट है तो आगे भी वो किस में ही जाएगा, पास्ट में ही जाएगा। इसकी भी एक्सेप्शंस हैं, वो पढ़ेंगे हम आगे, जब हम ऐसे में यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हो, एक ऐसा सच जिसको आप नहीं बदल सकते। पढ़ाया था ना पीछे, याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा दिया है। यूनिवर्सल ट्रुथ की जब हम बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन की हम बात करते हैं, फैक्ट्स की हम बात करते हैं, तो फिर सेंटेंस भले ही पास्ट से शुरू क्यों ना हो, लेकिन आगे वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि फैक्ट्स है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जिसको आप बदल नहीं सकते, हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं, तो फिर उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, तो वो उसकी एक्सेप्शंस हो गई, ठीक है। कि भाई अगर भले ही सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है, लेकिन अगर आगे बात यूनिवर्सल ट्रूथ, रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन की हो रही है, तो फिर आप प्रेजेंट में ही रहने देंगे उसको। लेकिन वैसे अगर नॉर्मल सेंटेंस होंगे तो फिर अगर शुरू पास्ट से है तो आगे भी पास्ट में ही जाएगा। मैंने मीनिंग ऑलरेडी लिख रखे है, देखो। कॉकर का मतलब होता है टू प्रेज, तारीफ करना, ठीक है। ऑगल का मतलब होता है टू स्टेयर, टू ग्लांस, गेज मतलब घूरना, ठीक है, मैंने लिख दिया है। और टोको आ रहा है, टोको का मतलब होता है हार्ड पनिशमेंट, ठीक है, किसी को कड़ी सजा देना,
ठीक है, उसने कहा कि उसने उसको मतलब उसके बेटों को कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। क्लियर है बात भाई, सबको समझ आई बात? ठीक है, तो इस तरीके से अब आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसको आराम से कॉपी कीजिए। जब मैं समझाऊं तो बस तब ध्यान रखना है कि तब उसको, ये नीचे लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको यहाँ से मिटा रही हूँ, ज़्यादा गिच पिच हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो अब आराम से कॉपी कर लो फटाफट से। चलो जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, कि कोई सेंटेंस अगर पास्ट से शुरू है तो वो आगे भी पास्ट में ही जाएगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना भाई? चलिए, क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अगर आपने नोट कर लिया तो गिव मी ए थम्स अप। कुछ ऐसे ही बनता है ना थम्स अप। ठीक है, तो गिव मी अ थम्स अप अगर आपने नोट कर लिया तो। गलत बना दिया वैसे मैंने, चलो जो भी है हटा देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। सबसे पहले तो जितने स्टार इस पे बना सको ना, जितनी तुम्हारी नोटबुक में स्पेस हो बना लेना। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है और ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पढ़ना है। बहुत बार, एक बार नहीं मतलब बहुत बार एसएससी ने पूछा है। और अब जो आपका एग्जाम है दिसंबर में, देखना किसी ना किसी शिफ्ट में भी आए, चाहे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो जितने स्टार बना सकते हो बना लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस आपके हैं। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, अगर सेंटेंस शुरू होता है किस किस से, अंडरलाइन कीजिएगा, इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम से शुरू होता है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा, लेकिन उसके लिए बस आपको ये फ्रेज पता होने चाहिए। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। ठीक है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। ठीक है, लिख लेना, यहाँ पे इट छूटा हुआ है, इट इज है ये। ठीक है, ये इज है, क्लियर? तो इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर यहाँ पे तीनों में आप लोगों को शुरुआत होती हुई नजर आती है सेंटेंस से, सेंटेंस की शुरुआत इन फ्रेजेस से नजर होती हुई आती है, तो आप क्या करेंगे, और उसके बाद आपको एक, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद एक सब्जेक्ट भी दिख जाए। ठीक है भाई, देखो जैसे पहले ये फ्रेज नजर आ गया, जैसे ये देखो यहाँ से एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। फ्रेज लिखा हुआ है इट इज टाइम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट भी नजर आ जाए, देखो यू सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है। आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, V2 का वहां पे यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। ठीक है, समझ आई बात? दोबारा से सुन लीजिए। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इन तीन फ्रेजेस से होती है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, दिमाग में छपा लो, रट लो, जो करना है करो, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार एसएससी क्वेश्चन पूछती है, तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहाँ से इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, अगर सेंटेंस शुरू होता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से, और उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया हो, कंडीशन ये भी है साथ में, ध्यान रखना, ये फ्रेज दिया है, उसके बाद एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया है, तो उस सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, उस वर्ब के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से हो, और उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया हो, और उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया हो,
तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का V2 का ऐसे लिख लेना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। इसको V2 V3 जो हम बोलते हैं ना V2 V3, ये बोलना गलत होता है, शॉर्ट में बोल देते हैं, बट ऐसे इसको पूरा ही बोला जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, लिख सकते हैं हम ऐसे बेशक, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। चलो अब एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ पहले, मतलब मैं ये पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे इंग्लिश के एक पेपर की तैयारी कर रहे हो, है ना, 25 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएंगे फॉर एग्जाम्पल, 50 नंबर की आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे हो, क्लोज टेस्ट को सोच रहे हो करना, पैराजम्बल को करना सोच रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को करना सोच रहे हो, तो एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ पे कोई ऐसे भी स्टूडेंट है कि जो इस स्टेटमेंट को भी इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिख रहे हैं? कोई बताइए, मैं किसको कुछ कहूँगी नहीं, ना मैं बुरा मानूंगी ना कुछ कहूँगी, सजेशन दूंगी बहुत अच्छा। आप लोग बताइए कि क्या ऐसे ही बच्चे हैं? जैसे मैंने बोला हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ये मतलब होता है कि हर चीज़ हिंदी मीडियम वाले बच्चे को समझ आनी चाहिए। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिखा है, तो उसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे को कॉन्सेप्ट ये समझ आना चाहिए कि मैंने क्या समझाया है। हिंदी मीडियम का मतलब ये नहीं होता कि आप इस लाइन को भी हिंदी में लिख लें। एक चीज़ बताओ, अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से घबराओगे, अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों से घबराओगे कि इस सेंटेंस को या इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्या कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, तो फिर बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से बताइए, क्या कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट भी पहले इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है, हिंदी में अलग लिखवाना पड़ रहा है कि भाई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, चलो अब हिंदी में नोट करो, लिखो किसी वाक्य, कोई वाक्य अगर शुरू होता है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम से, और उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया गया हो, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करें। अगर आप ऐसे लिखना चाहते तो मैं लिखवा दूंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप खुद सोचिए कि अगर आप इस लेवल पे खुद को लेके जा रहे हैं, आपके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आप इन 2 लाइन की हिंदी समझ सके, तो हाउ विल यू मैनेज, कैसे मैनेज करेंगे आप, है ना। तो इसीलिए समझाने में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है, जो भी सेंटेंस जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है वो अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन मेरी पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हिंदी में बिल्कुल मत लिखिएगा, उसको लिखना इंग्लिश में ही है। हाँ इतना कर सकते हो कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो नीचे साइड में हिंदी में भी लिख लिया, लेकिन इंग्लिश में ज़रूर लिखना है, तभी तो आएगी इंग्लिश। अब इतनी चीज़ों से घबराओगे तो फिर कैसे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे, राइट। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैम हम इंग्लिश में ही लिखते हैं, हिंदी वाले हिंदी में कोई नहीं लिखता है। वेरी नाइस भाई, बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम, ठीक है भाई, चलिएगा। तो इट इज़ टाइम यू शुड प्ले, इट इज़ टाइम यू शुड प्ले, फर्स्ट सेंटेंस जो हमारे सामने लिखा हुआ है इट इज़ टाइम यू शुड प्ले, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो एकदम गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तो समझाया आप लोगों को, ठीक है, अभी तो समझाया कि अगर सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम से है, ठीक है, और उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, तो उस सब्जेक्ट के बाद वो तुरंत वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है, तो ये वाला सही है। इसका जो सही तरीका था ना बनाने का वो ये होना चाहिए था, ये नहीं। शुड कहाँ से आ गया इसमें? डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओ ना, प्लेड, ठीक है, मेन वर्ब क्या है इसमें? प्ले, तो डायरेक्ट उसकी सेकेंड फॉर्म लगेगी प्लेड, शुड का कोई मतलब नहीं है, तो पहले वाला गलत है, इसको सही लिखने का तरीका ये हो गया। क्लियर है? अब थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले। अब ये सेंटेंस सही है कि नहीं है? ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है आप जिसमें कह रहे हैं कि ये खेलने का समय है, इट इज टाइम टू प्ले, ये खेलने का समय है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सही क्यों है, इसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है इट इज टाइम के बाद। बताया था ना कंडीशन साथ में ये भी है कि इन फ्रेज के बाद फिर सब्जेक्ट भी होना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर है तो फिर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। बट आपने यहाँ पे देखा इट इज टाइम तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट ही नहीं है, तो जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्यों लगाए? हम तो नहीं लगाते, है ना। ये तो एक फ्रेज बन गया, इट इज टाइम टू प्ले, ये खेलने का समय है। क्लियर है ना बात? ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? इतना स्ट्रेस मत लो अनुज, अभी सब कुछ करा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, बताएंगे सब कुछ। CHSL में CHSL का एग्जाम जैसे आता था आप लोगों का वैसा ही लेवल वही रहेगा आप लोगों का, ठीक है, लेवल वही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना मत घबराओ। उसमें वैसे भी जो आपका सेकेंड वाला पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, और जो CGL में चेंजेस आए हैं वो मेंस में आए हैं,
सीजीएल के प्रीलिम्स में कोई चेंजेस नहीं है, पैटर्न वही है सीजीएल के प्रीलिम्स का। जो चेंजेस आए हैं वो मेंस में आए हैं। अभी इतना मत सोचो, पढ़ते जाओ, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए। अगर तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो अरे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अरे जो मर्जी कर रहे हैं, आ रहा है तो आ रहा है, पेपर जैसा मर्जी आ जाए, हम उसको क्रैक करेंगे। हमारी तैयारी इतनी सॉलिड है कि कुछ भी दे दे वो, ऐसी तैयारी बनाओ, ठीक है। टेंशन से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, माई मदर टोल्ड मी दैट। देखो अब पहली बात ये आती है कि इन फ्रेजेस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। ये देखने में तो प्रेजेंट सा लग रहा है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, देखने में तो प्रेजेंट सा लग रहा है क्योंकि इसमें इज़ लगा हुआ है। और अगर ये प्रेजेंट है तो हम इसमें फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ क्यों कर रहे हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो हम पास्ट में लगाते हैं। ये जब इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम अगर देखने में प्रेजेंट सा लग रहा है तो फिर हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं, हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखने में लग रहा है प्रेजेंट बट एक्चुअल में है नहीं। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम का मतलब होता है जिस काम को करने की हद हो जाए। मतलब कहते हैं ना कि यार अब तो हद होगी, अब तो कर लो, है ना, अब तक नहीं हुआ ये काम इतना टाइम से, तो कब कब से खेल रहे हो, अब तो हद होगी, मतलब है ना, जब किसी काम कोई काम को करने की हद हो जाए। तो इट इज़ टाइम यू प्लेड, मतलब कब से खेल रहे हो यार, तो भाग तो हद होगी है खेलते खेलते, है ना। तो ये वाली सेंस आती है। तो हम यहाँ पे इसमें पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। माई मदर टोल्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा दैट इट इज़ हाई टाइम। देखो इसमें भी आ रहा है। अब ये मत सोचना शुरू में तो लिखा नहीं है तो बीच में लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ बताओ, माई मदर टोल्ड मी, ये तो एक अलग बात हो गई कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, ये सेंटेंस तो इससे कनेक्टेड है ना। इट इज़ हाई टाइम ये एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, दोनों को दैट से जोड़ा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस की शुरुआत तो यहीं से ही हो रही है, ठीक है ना। कस समझ आई बात। तो माई मदर टोल्ड मी, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा दैट इट इज़ हाई टाइम यू शुड कलेक्ट वुड। अब तक तुमने मतलब लकड़ियाँ कलेक्ट नहीं की, अब तक तो कर लेनी चाहिए थी, है ना। अब तक तुमने लकड़ियाँ कलेक्ट नहीं की, एक टाइम की हद हो चुकी है। तो यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम आपने देखा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपने देखा कि सब्जेक्ट भी है, ठीक है, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये शुड कलेक्ट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। कलेक्ट हमारी मेन वर्ब है, हम इसी को कलेक्टेड करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। तो वी कलेक्टेड वुड, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। हाँ मैं आनंद में बोल रही हूँ ना कि अगर आपको जैसे कॉन्सेप्ट है इसको इंग्लिश में भी लिखो, ऐसा नहीं मैं उस चीज़ के लिए मना कर रही हूँ कि आप खाली हिंदी में लिख रहे हैं, इसको इंग्लिश में ज़रूर लिखना है। फिर अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट हिंदी में लिखने का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में ना लिखो, ठीक है। मेरा पॉइंट समझो, क्लियर है। चलो विमलेश सब कुछ पढ़ाएंगे। विमलेश पूछ रहे कि मैम इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। वो एक फ्रेज है इट इज़ टाइम, जो अपना अलग सेंस लेके चल रहा है। इट के तो बहुत सारे यूजेस हैं, हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट देखिए, अभी जो कुछ स्टूडेंट्स लेट आए हैं बोल रहे हैं कि मैम स्लाइड पीछे कर दीजिए। अगर मैं स्लाइड को बैक करूँ तो बाकी स्टूडेंट्स का देखिए टाइम खराब होगा और ऑलरेडी हमारी क्लासेस भी फिर बहुत लेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि अभी आप यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। पीछे जो एक दो लाइन एक दो सेंटेंस छूट गए हैं कोई बात नहीं, उनके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आप आराम से देख सकते हैं, ये वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं आप, जो लाइव चल रहा है पीछे जा सकते हैं आप इसमें, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। एनी साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी, कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन या डिस्कवरी हमेशा किस में लिखी जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन होगी या डिस्कवरी की बात होगी तो उसको हमेशा किस में लिखोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स सारे यूजेस पढ़ रहे हैं हम, दो हमने स्ट्रक्चर्स देखे ना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस के ही सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम। इन दो को पूरा खत्म करेंगे फिर आगे दो पे मूव करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं और जितनी भी हमारी डिस्कवरी होती हैं वो सब लिखी जाती हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी।
इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस होता है? अभिषेक क्या पूछ रहे हैं आप? अभिषेक कुछ पूछा आपने, बताइए। बताइए भाई क्या पूछ रहे हो अभिषेक? एक्चुअली अभिषेक बोल रहे हैं कि मैम मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो आप। बताओ, मतलब मैंने इस चीज़ के लिए ना आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है, अभी आपके लिए सिर्फ वो आप हो, मतलब आपको ऐसा दिख रहा है वहाँ बैठ के कि सिर्फ आप कमेंट कर रहे हो, ठीक है। हमें सिर्फ अपने अपने कमेंट्स दिखते हैं आप लोगों को, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे फ़िलहाल मैं बता दूँ आप लोगों को 270 बच्चे लाइव हैं अभी, ठीक है। 270 बच्चे यहाँ पर अभी फ़िलहाल लाइव हैं। तो मुझे ये बताइए, सोचो, आप खुद सोचिए कि टीचर के लिए चैट रेट कितना हाई होगा और उसके लिए कितना मुश्किल होगा हर एक कमेंट का रिप्लाई देना। क्योंकि क्या होता है, छोटी सी स्क्रीन है, ठीक है। आप 4 बच्चों ने 5 बच्चों ने मैसेज किया, आपका मैसेज ऊपर चला गया, आपने मैसेज किया, उसके नीचे फटाफट किसी 4-5 बच्चों ने और मैसेज कर दिया, वो मैसेज ऊपर चला गया। तो आप ये ना समझिए कि मैम मैसेज को अवॉइड कर रही हैं, आप मेरी भी थोड़ी सिचुएशन समझिए। जितना भी पॉसिबल हो पाता है मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं। लेकिन अगर किसी का मैसेज स्किप हो जाता है तो उसके लिए दिल से सॉरी, और आप उसको गलत तरीके से मत लीजिए, ठीक है ना भाई? क्लियर सबको? अभिषेक अब जो आप पूछ रहे थे एक बार दोबारा लिख के भेज दीजिएगा। साइंटिफिक इन्वेंशन सॉरी, साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी किस में लिखी जाती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हाँ, हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फ़र्क होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। इन्वेंशन का मतलब होता है बिल्कुल कोई चीज़ नहीं बनाना, पहले से दुनिया में नहीं थी, आपने बना दी, ठीक है। इन्वेंशन का मतलब होता है जैसे कि ये मार्कर पहले दुनिया में कभी नहीं था, आपने इसको बनाया, एक नई चीज़ लेकर आए आप, टेक्नोलॉजी में आपने एक नई चीज़ और ऐड कर दी। ये पंखा पहले दुनिया में नहीं था, ये बनाया, ठीक है, किसी ने। पहले एसी नहीं हुआ करते थे, कूलर हुआ करते थे, फिर एसी इन्वेंट हुआ, है ना, एसी का इन्वेंशन किया किसी ने। पहले लाइट नहीं हुआ करती तो बल्ब का इन्वेंशन हुआ। तो ये सब चीज़ें वो है जो दुनिया में पहले नहीं थी, आपने बनाई। और डिस्कवरी क्या होती है? दुनिया में वो चीज़ पहले से है, बस आपने उसको खोजा है, ठीक है। थी पहले से ही, आपने उसको खोजा है। पहले से वो चीज़, वो जैसे कोई जानवर है, था तो पहले से ही ना, आपने जानवर को बना तो नहीं दिया ना, था तो पहले से, आपने उसको खोज दिया और उसका नाम रख दिया कि भाई ये नया जानवर मिला है हमें, इसका नाम ये है, ये अलग टाइप का एनिमल मिला है, ये अलग टाइप का बर्ड मिला है। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में ये फ़र्क होता है। इन्वेंशन मतलब कुछ नया बनाना, और डिस्कवरी मतलब वो चीज़ पहले से दुनिया में थी, आपने उसको खोज के बस उसको उसका नाम दिया है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोलंबस ने अमेरिका खड़ा कर दिया, अमेरिका बना दिया उसने पूरा, नहीं। डिस्कवर का मतलब यहाँ पे ये है कि उसने अमेरिका को नाम दिया, एक तरीके से कुछ ना कुछ खोज की उसने उसकी, था तो पहले से ही, है ना, ठीक है, था तो पहले से। तो यहाँ पे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो जो हमारी डिस्कवरी है वो हमने किस में लिखी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, इसलिए ये फुल स्टॉप है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम ठीक लिखा है, ठीक है भाई, क्लियर है बात? अब देखो सेकंड वाला जो सेंटेंस है, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों? अब इसमें तो मैम वॉज डिस्कवर्ड लिखा है, इसमें तो वॉज डिस्कवर, आपने तो कहा था कि वो आपके सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, तो ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट ही है, ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट ही है, ये पास्ट इंडेफिनिट की ही तो पैसिव वॉइस है भाई, ये एक्टिव वॉइस है, ये इसी की पैसिव वॉइस है। अभी आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा नहीं है तो हो सकता है कि इस चीज़ को समझने में थोड़ा आपको समय लग जाए या फिर ना समझ आए, लेकिन मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट बन जाता है, और जो ये सब्जेक्ट होता है ये पीछे आ जाता है बाय करके। जिस भी सेंटेंस में बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा हो और साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, इसका मतलब समझ लो कि वो पैसिव वॉइस है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब तो ये हो गया कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, ठीक है। और दूसरे वाले का मतलब अमेरिका कोलंबस के द्वारा डिस्कवर किया गया था, उसी बात को घुमा के कह दिया, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, ठीक है, और अमेरिका कोलंबस के द्वारा डिस्कवर किया गया था।
तो ये किसी की पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही, तो इसलिए दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। फिर थर्ड वाला देखो, थॉमस हैड इन्वेंटेड द बल्ब, थॉमस हैड इन्वेंटेड द बल्ब। अब यहाँ पे देखिए इन्वेंशन है कि भाई थॉमस ने बल्ब इन्वेंट किया, तो आपको बताया कि भाई जो भी हमारी इन्वेंशन या डिस्कवरी होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो हैड कहाँ से आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, वो तो हमने भी पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लगाते हैं वो हम पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं, वो तो हमने भी पढ़ा भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट तो बात ही नहीं की, इसीलिए मैं दो दो टेंस उठा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसमें हमें क्या करेंगे, हैड हटा देंगे बस यहाँ से। तो ये देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई, पीछे बच्चों की काफ़ी बच्चों की एक लाइन रह गई है, नोट कर लो भाई क्या रह गया था, जल्दी से कॉपी कर लो, इसको भी कर लो और आगे वाले को भी कर लो, दोनों को कर लो जल्दी से। प्रशांत समझ आया वॉज क्यों आया, नेक्स्ट वाले में ये नोट कर लिया ना सबने, चलो इसको कॉपी करो जल्दी से। समझ आया ना वॉज क्यों आई, इसी की पैसिव वॉइस है ये, पैसिव वॉइस में हम वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में। क्लियर हुआ। सोनम लिख लिया, सभी ने नोट कर लिया ना। हाँ अभिषेक आपको बहुत काम आएगा ये 12th के एग्जाम्स में भी। अभिषेक बोल रहे हैं कि मैम मैं 12th के एग्जाम दूंगा अभी, 11th में हूँ, तो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। ग्रामर काम आएगी, बहुत डेफिनेटली काम आएगी, अभी से तैयारी करेंगे आप तो एक बार में सीजीएल क्रैक कर देंगे, है ना। और 12th के बाद आप CHSL भी दे सकते हैं, जैसे एक साल और है, इतना तैयारी कीजिए, फिर 12th के बाद एकदम CHSL दीजिए, CHSL भी निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी जॉब है ना। अनुज पूछ रहे हैं कि मैम हैड क्यों हटाया गया है, अनुज पूछ रहे हैं मैम हैड क्यों हटाया गया है। हैड इसलिए हटाया गया ना, आपको बताया तो है कि साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी को हम किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा ना। पास्ट इंडेफिनिट में हम हैड का यूज थोड़ी करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, पीछे तो स्ट्रक्चर्स लिखवाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है डायरेक्ट, इसलिए हैड हटाना पड़ेगा क्योंकि इन्वेंशन है, ठीक है ना। बताओ कुछ पूछना है तो। ठीक है भाई, किसी को कोई बाद में समझ में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 4, देखते हैं भाई साहब क्या कहते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है इफ एनी पास्ट वर्ड इज गिवन इन अ सेंटेंस, अगर पास्ट वर्ड गिवन है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में कोई पास्ट वर्ड दिया गया है, ठीक है, देन वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी वाले स्टूडेंट्स साथ में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर किसी वाक्य में पास्ट वर्ड दिया गया है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। बाकी सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप ना समझ सको, सीधा सीधा लिखा है इफ एनी पास्ट वर्ड, अगर कोई पास्ट वर्ड इज गिवन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में दिया गया है,
देन वी यूज, तब हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है इसको, ठीक है ना। चलिएगा, अब पास्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? पास्ट वर्ड से मतलब है ये सारे पास्ट वर्ड्स होते हैं। जैसे हम कह दें कि यस्टरडे, लास्ट डे, द लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, है ना। तो ये क्या दिखाते हैं? पास्ट वर्ड, जो पास्ट की चीज़ों को दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स। तो जैसे यस्टरडे हो गया, द प्रीवियस डे हो गया, लास्ट सेंचुरी हो गया, लास्ट नाइट हो गया। तो ये सारे के सारे पास्ट वर्ड्स हैं। तो अगर ये आपको नज़र आते हैं सेंटेंस में तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। चलिए देखिए, आई हैज़ बॉट अ गिफ्ट फॉर, सॉरी, ही हैज़ बॉट अ गिफ्ट फॉर मी यस्टरडे। उसने कल मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदा। ही हैज़ बॉट अ गिफ्ट फॉर मी यस्टरडे। उसने कल मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदा। पास्ट वर्ड दिया गया है, इसमें क्या है? पास्ट वर्ड यस्टरडे। और अगर सेंटेंस में पास्ट वर्ड गिवन है तो आप उसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक सेकेंड में होल्ड कीजिएगा प्लीज। एक सेकेंड, क्या हुआ? उठ गई? आओ इधर, आओ आओ आओ, बच्चों से मिलवाएंगे आपको। आ जाओ, मम्मा पास आओ। ऐसे दर्द हो रहा है हाथ में। मैं ठीक नहीं है इसकी आज। चलो, आज छोटे बच्चे को मिलवाएंगे सबसे। रोना नहीं होता बेटा, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। देखो देखो, सबसे मिलवाते हैं आपको। देखो, हाय करो, हेलो कर दो, हेलो, हेलो कर दो, कर दो, हेलो कर दो सबको। सब दीदी हैं, भैया हैं, है ना, प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके जैसे। हेलो कर दो, हेलो। अभी सो के उठे हो ना? हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो, हेलो कर दो, से हाय, से हाय। नहीं करोगी अभी? गुस्सा आई है? गुस्सा आ रही है अभी? चलो, अभी आप जाके खेलो, मम्मा थोड़ी देर में आती है, ओके। अच्छा वो कर दो, क्लैपिंग करके दिखा दो सबको एक बार। आधे को क्लैपिंग करनी आती है ना, क्लैपिंग करके दिखा दो। नहीं दिखाओगे अभी? चलो, अच्छा थोड़ी देर में दिखाएंगे, ओके। चलो सोनम, जाओ, अभी आएगी मम्मा, ओके। तो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, ठीक है। आप लोगों से मिलवाना भी ज़रूरी है, आप लोग भी मेरा परिवार ही हैं, ठीक है। आप लोग हैं मेरे साथ तो मैं आगे हूँ। आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहा तो एक दिन बहुत आगे जाएंगे। और आप लोग जैसे कि ये मेरी प्यारी सी बच्ची है, ऐसे ही आप लोग मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं। चलिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है। एक्चुअली इसकी तबीयत आज थोड़ी ख़राब है और पता नहीं मॉर्निंग में नोटिस किया क्या हुआ, पूरा हाथ स्वेल हो रखा है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि स्वेलिंग आई कैसे है। वो किसी चीज़ ने काट लिया है, ये हाथ में कुछ लग गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पूरा हाथ स्वेल हो रखा है। सुलाते हैं तो एकदम उठ जाती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है। चलो, तो यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है ना, तो यस्टरडे लिखा हुआ है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो देखो, हैज़ प्लस बॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये थोड़ी लगाते हैं मैम। हैज़ प्लस बॉट किस में लगाते हैं? हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगाते हैं? छोड़ दो, टेंशन मत लो, अभी पढ़ा ही नहीं है हमने तो क्यों टेंशन लेनी, ठीक है। वैसे बता दूं कि हैज़ प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन इतना तो पता है ना कि भाई पास्ट इंडेफिनिट में तो नहीं करते, हमें तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो मुझे सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो मैं इस हैज़ को यहाँ से हटा दूंगी, ठीक है। क्योंकि बॉट सेकंड फॉर्म भी होती है, बॉट थर्ड फॉर्म भी होती है, बाय, बॉट, बॉट। तो सब्जेक्ट प्लस डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बनाइए पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि देखो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है। तो मुझे वहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी, तो ये सेकंड फॉर्म होगी हैज़ हटाती,
ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बच्चे बोल रहे हैं क्यूट बेबी है, प्यारी। आज वो बहुत परेशान है, पता नहीं क्या हुआ उसके हाथ पे, भी दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर के लेके जाऊंगी आपकी क्लास के बाद। चलिए, तो यहाँ पे यस्टरडे आई ड्रीम, यस्टरडे आई ड्रीम, बताओ क्या गलती है, जल्दी से इसको ठीक करो, सेकंड सेंटेंस को ठीक करो, यस्टरडे आई ड्रीम, ठीक करो। यस्टरडे आई ड्रीम, बताओ क्या गलती है इसमें, सही सही करो इसको जल्दी से, कैसे ठीक होगा ये? वेरी नाइस, बहुत ही प्यारे बच्चे हो भाई तुम ना। देखो यस्टरडे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब यहाँ पे यस्टरडे लिखा है तो पास्ट वर्ड मेंशन है, तो आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रीम नहीं ड्रीम्ड लिखिए, सेकंड फॉर्म, ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, वेरी नाइस। तो इस अब सही हुआ, पहले गलत था। अब देखिए, वी हैव नॉट गॉन टू आवर अंकल्स हाउस द प्रीवियस डे, कह रहे हैं कि प्रीवियस डे हम अपने अंकल के घर नहीं गए थे, हम अपने अंकल के घर नहीं गए थे। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे पास्ट वर्ड गिवन है, इसीलिए उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो जो ये हैव नॉट गॉन लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे वेंट लगाएंगे। वेंट क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो मुझे क्या लगानी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो इस पूरे को हटा के यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, वेंट लिखूंगी, वी वेंट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, हम ये नेगेटिव है ना, एक सेकेंड। अगर ये होता कि हम कल अपने अंकल के घर गए थे तो हम लिख देते वी वेंट टू आवर अंकल्स होम द प्रीवियस नाइट, हम गए थे। बट वो कह रहे हैं कि हम नहीं गए थे, वी हैव नॉट गोन, है ना, नेगेटिव बनाना है आपको। और नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो फिर वेंट लिखते, हम गए थे, वी वेंट टू आवर अंकल्स होम, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, हैव नॉट गोन, हम नहीं गए थे बोल रहा है। तो नेगेटिव में क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के डिड नॉट का यूज करते हैं, तो वी डिड नॉट गो। और जब हम डिड नॉट लगाते हैं ना, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकेंड फॉर्म लगा चुके हैं, तो डिड नॉट गो ये हो जाएगा। वी डिड नॉट गो, हम नहीं गए थे, टू आवर अंकल्स होम, अपने अंकल के घर पे, द प्रीवियस डे, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है भाई सबको? चलो लिख लो फटाफट से। अब लास्ट सेंटेंस बताइए कि इसमें कैसे ठीक करना है इसको। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी, पास्ट वर्ड क्या है इसमें, लास्ट सेंचुरी, ठीक है। अब इसको ठीक कीजिए जल्दी से, बताइए कि सही क्या होना चाहिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे अरजीत कह रहे हैं और भी अटानू बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, तो इसमें से मैं हैव हटा दूंगी, तो वी मेड, ठीक है, वी मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी, ठीक है, पिछले लास्ट सेंचुरी के दौरान हमने बहुत सी प्रोग्रेस की, तो वी मेड आएगा, हैव यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है, वी मेड, हैव हटा देंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, कॉपी कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है, फिर हमारे दोनों टेंस ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट 2 टेंस उठाएंगे, ठीक है। चलिए, जितने भी देखो आपने देखा होगा अब तक जितने भी हमने 4 कॉन्सेप्ट्स करे, सब आप लोगों के 2 जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हमने उसी पर बेस्ड थे। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े सब पास्ट इंडेफिनिट पे बेस्ड है, तीनों के तीनों। ये भी पास्ट इंडेफिनिट पे बेस्ड है,
ठीक है, इस पे भी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है जब हम साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में भी अगर इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम से शुरुआत होगी तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में भी अगर कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होता है तो वो पास्ट में ही जाएगा। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड था। ठीक है, अभी ये आपने आई होप की कॉपी कर लिया होगा। अगर जल्दी से कॉपी कर लिया है तो एक मुझे थम्स अप दीजिएगा। जयवीर क्या बोल रहे हैं आप? कीवर्ड्स मतलब क्या पूछ रहे हैं? मतलब मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। अरजीत बोल रहे हैं कि मैम इट इज टाइम टू प्ले, एक बार फिर से बता दीजिए। आइए, इस वाले सेंटेंस को पूछ रहे हैं ना आप। देखो मैंने कहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तब लगानी है, कंडीशन ये है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर इन फ्रेज के बाद एक सब्जेक्ट है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जैसे आपने यहाँ पे किया, इट इज टाइम फ्रेज हो गया, फिर उसके बाद देखो यू सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बाद आपको कंपलसरी है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना। बट इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है ना। इट इज टाइम टू प्ले, ये एक फ्रेज है जो कह रहा है कि ये खेलने का समय है। ठीक है, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू गो देयर, इट इज टाइम टू वॉच मूवी, है ना, इट इज टाइम टू प्ले। तो ये आप लोगों का ये खेलने का समय है, जैसे हम बोल देते हैं जनरली, इट इज टाइम टू गो देयर, अब यहाँ पे वहाँ पे जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम टू टेक क्लास, अब क्लास लेने का समय हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से है। ये लिख लिया सबने? कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी नोट कर लिया। लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये लास्ट है आपका इन दो स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस किया था ना। अब अभी तक हमने 4 कॉन्सेप्ट्स जो पढ़े वो बेस्ड थे किस पे? वो बेस्ड थे किस पे? पास्ट इंडेफिनिट पे। अभी 5वां कॉन्सेप्ट बेस्ड है कॉन्टिन्यूस पे। ठीक है, कहीं ना कहीं। अब देखते हैं इसमें क्या करना होता है। बहुत ही जबरदस्त और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। बहुत बार एसएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, स्टार मार्क जितने हो सकता है बना लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इन इमेजनरी सेंटेंस, जो हमारे इमेजनरी सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, इमेजनरी सेंटेंस जो होते हैं मतलब वास्तव में वो चीज़ हुई नहीं है, आपने उसको बस इमेजिन किया है। ठीक है, तो जो इमेजनरी सेंटेंस होते हैं, यूज वर विद ऑल द सब्जेक्ट्स, उन केस में हम सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, वर का ही यूज करना है। जो सेंटेंस कैसे होते हैं? काल्पनिक वाक्यों में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, काल्पनिक वाक्यों में हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्क ही लगाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे फिर सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो। क्योंकि अब तक हमने जनरली क्या देखा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे हम जनरली क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर्ड लगाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ नहीं करनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर सेंटेंस काल्पनिक है ना, इमेजनरी है, तो आप हर सब्जेक्ट के साथ वर्ड का ही यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, माई मदर वॉज परबॉइलिंग खीर फॉर मी, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। कह रहा है कि माई मदर, परबॉइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को अच्छा पकाना, कोई चीज़ अच्छा बनाना, उसको बोलते हैं परबॉइल। तो माई मदर वॉज परबॉइलिंग खीर फॉर मी, मेरी माता मेरे लिए खीर बना रही थी, मेरी मम्मी मेरे लिए खीर बना रही थी। बिल्कुल सही है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, इमेजिनरी थोड़ी है। आपने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना दिया। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं, वॉज वर प्लस आईएनजी का ही तो यूज करते हैं। माई मदर सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ आपने वॉज लगाया, फिर यहाँ पे आईएनजी लगाई और एक नॉर्मल सेंटेंस बना दिया जो कि किस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस बना दिया। लेकिन जिसमें अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस की, ही स्कोल्डेड मी, ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, उन्होंने मुझे ऐसे डांटा जैसे कि वो मेरे पिता हो, है ना। जैसे किसी ने आपको डांट दिया, डांट तो ऐसे रहा था जैसे बाप हो, है ना, मतलब है नहीं, इमेजिनरी है ना। कह देते हैं ना किसी को, यार डांट तो अकड़ तो ऐसे दिखा रहा था जैसे बाप हो, है ना, ऐसे किसी को बोल देते हैं जैसे। तो स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा एज इफ ही वॉज माई फादर, जैसे कि मेरे पिता हूँ। तो जो सेंटेंस इमेजिनरी होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम
सब्जेक्ट को नहीं देखते कि सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर का ही यूज करेंगे, वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इमेजिनरी है। इफ राम वॉज अ रेक्स, रेक्स का मतलब क्या होता है, किंग, राजा को कहते हैं, ठीक है। रेक्स किसको कहते हैं, राजा को, किंग को कहते हैं। कि अगर राम राजा होता, है तो नहीं ना, होता है ना, अगर राम राजा होता, इफ लगा हुआ है, तो पहचान क्या है, पहचान ये है कि सेंटेंस में अगर इफ लगा है, एज इफ लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस को इमेजिनरी कर देते हैं कि अगर होता, है तो नहीं ना, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, इमेजिनरी हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, भले ही राम सिंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मुझे वर ही लगाना है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इमेजिनरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत बहुत बार एसएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं नोट किया और इस पर फोकस नहीं किया, तो फिर से आप एग्जाम में गलती करेंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाएगी। चलिए, यू कुड हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही वर देयर, कह रहे कि तुम उसकी मदद कर सकते थे बशर्ते वो वहाँ होता, प्रोवाइडेड ही वॉज देयर, बशर्ते वो वहाँ होता। देखो, एक प्रोवाइड का मतलब तो होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ को कोई चीज़ प्रदान करना। जैसे मैं कह दूँ कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, है ना, ऐसे हम बोलते हैं, कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक प्रोवाइड तो वो होता है, ठीक है। प्रोवाइड का मतलब होता है कि किसी को कोई चीज़ अवेलेबल कराना, देना। और प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, एक प्रोवाइडेड का मतलब होता है जब ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, यू कुड हेल्प हिम, ये एक अलग बात है, और यहाँ पे ही वर देयर, ये एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को आपस में कौन जोड़ रहा है, प्रोवाइडेड जोड़ रहा है। तो जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पे इसका मतलब किसी को देना या कोई चीज़ अवेलेबल कराना वो नहीं है। यहाँ पे प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते। तो प्रोवाइडेड का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, वो क्या होता है, बशर्ते। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडेड का मतलब है वो क्या निकल के आ रहा है, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो प्रोवाइडेड का सेंस आएगा किससे, बशर्ते, ठीक है, बशर्ते। देख लेना, हिंदी में देख लेना, ऐसे लिखा जाता है क्या, ठीक है, हिंदी थोड़ी वीक है मेरी, शर्त ऐसे लिखा जाएगा, देख लेना। बशर्ते कि मैं उसकी मदद कर सकता था, बशर्ते वो वहाँ होता, अगर वो वहाँ पे होता तो मैं उसकी मदद कर देता, वो वहाँ पे था ही नहीं तो मैं मदद कैसे करता, है ना। तो सेंटेंस कैसा हुआ, इमेजिनरी हुआ। तो यू कुड हेल्प हिम, तुम उसकी मदद कर सकते थे बशर्ते वो वहाँ होता, ही वर देयर। तो उसका मतलब सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है, देखो वर ही लगा रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, एकदम सही लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, से यस और नो, टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, अलाइव का मतलब जिंदा, तो है तो नहीं ना, हम सोच ही रहे हैं ऐसा, है ना, हम इमेजिन कर रहे हैं कि महात्मा गांधी अगर जिंदा होते, है तो नहीं जिंदा, इमेजिन ही कर रहे हैं। तो जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं उसमें क्या करेंगे भाई, अगर ऐसा है नहीं, हम सिर्फ सोच ही रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर लगाना है। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, ठीक है, अगर जिंदा होते, है तो नहीं ना। अगर वो बर्ड होती, जैसे मैंने बोल दिया, इफ शी वर अ बर्ड शी कुड फ्लाई हाई, है ना, अगर वो बर्ड होती तो वो ऊंचा उड़ सकती थी, आसमान में उड़ सकती थी, पर है तो नहीं ना, तो अब उड़ेगी नहीं, जमीन पे रहेगी, ठीक है ना। भाई अगर बर्ड होती तो उड़ सकती थी, मैं कह दूं कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ती, है ना, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ती, पर हूं तो नहीं ना, तो जमीन पे रहूंगी। तो इसीलिए सेंटेंस कैसा हुआ, इमेजिनरी हुआ, हम कल्पना कर रहे हैं बस इस चीज़ की, लेकिन वो चीज़ है नहीं, है ना। तो जब हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उस केस में हमने यहाँ पे देखो शी के साथ क्या यूज़ किया, वर का यूज़ किया। तो सेंटेंस एकदम ठीक लिखा हुआ है, सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। आगे कुछ भी जुड़ जाए, जैसे मैंने जोड़ दिया आगे, इफ शी वर अ बर्ड शी कुड फ्लाई हाई, अगर वो चिड़िया होती तो वो उड़ सकती थी, है तो नहीं ना। तो ये सारे सेंटेंस इमेजिनरी हैं, इसीलिए हमने इन सब में वर का यूज़ किया। अब अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी, फिर आगे चले जाएंगे तो इस पर वापस नहीं आएंगे, और नहीं समझ आया तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट है, कुछ है तो पूछ लो जल्दी से, कोई भी समस्या है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। उसको जल्दी से कॉपी भी कर लो, जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस पे मूव करेंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे होगी, इतने अच्छे से जो समझाती हूँ मैं, है ना, पूरे एफर्ट्स लगा देती हूँ। अपनी तारीफ करने वाली बात नहीं है, लेकिन वाकई में मतलब मेरे पास मुझे लगता है कि जितने भी एफर्ट्स हैं कि मैं सारे छौंक दूँ, सब समझा दूँ। ठीक है, मैं अपने पास रख के क्या करूँगी उसको, जितनी भी नॉलेज मेरे पास है आई वॉन्ट टू गिव यू, मैं जितनी भी नॉलेज है सब देना चाहती हूँ आपको, कि सब जितनी भी मेरे पास है अच्छे से समझा दिया जाए बच्चों को। तो डाउट कैसे आएगा, है ना। अदानू बोल रहे हैं कि नो डाउट लेफ्ट मैम। ठीक है, क्लियर है। अब जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं बोल रहे हैं कि मैम पीछे के कॉन्सेप्ट नंबर 1 को एक्सप्लेन कर दो, 2 को एक्सप्लेन कर दो, तो बच्चा पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचिए, बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चे लाइव हैं, अगर मैं पीछे जाके पढ़ाने लग जाऊंगी तो वो मुझे गालियाँ देंगे, है ना करोगे ना ऐसा। तो इसलिए अब इसका सॉल्यूशन ये है कि जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं, या तो अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे, आप पीछे कर सकते हैं उसको, है ना, स्टार्टिंग से देख लीजिए वीडियो को। और अगर अभी नहीं देखना है, अभी लाइव ही ज्वाइन करनी है क्लास, तो फिर बाद में जब अपलोड हो जाएगी तब आप देख लीजिएगा दोबारा से। और मैंने देखा है कि कल के कंपैरिजन में बच्चे कम लाइव हैं आज। ठीक है, मैंने बोला है ना, क्लास को लाइव ही अटेंड करना है, लाइव ही अटेंड करो, कैसे भी करके पकड़ो क्लास को, लेकिन लाइव ही अटेंड करनी है क्लास। ठीक है, वेरी नाइस अरजीत, ठीक है बिल्कुल। चलिए, क्लियर है, नोट भी कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने, अगर कॉपी कर लिया तो गिव मी अ थम्स अप, जल्दी से एक थम्स अप दीजिएगा अगर नोट कर लिया तो। चलो, नोट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 पूरे हो गए। तो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस से बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आता नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। 2 स्ट्रक्चर्स उठाए थे ना हमने, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट से तो हम ऑलरेडी 4 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं नेक्स्ट इवेंट आपके पास बना हुआ है 12 बजे का, तो मैं अभी ऑलरेडी लेट हो गया, उसको चालू करती हूँ। ठीक है, इसको बंद करके मैं उसको चलाती हूँ 12 बजे वाले इवेंट को। सभी स्टूडेंट्स 12 बजे वाले इवेंट में आ जाइए, 5 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से आ जाइए। मैं इसको बंद करती हूँ, उसको चलाती हूँ। ठीक है, और हम ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट्स पूरे हो गए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, हम यहाँ से अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर हमारा प्रेजेंट पूरा हो जाएगा। दो पहले कर चुके हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये प्रेजेंट हमारा पैक हो जाएगा आज। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट से उसमें आ जाओ, दूसरे इवेंट में।